तो देखो बच्चों, हमारा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि भाई सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइड करता है, वी एग्री विद दिस कॉन्सेप्ट। बट सेल डिवाइड करने से पहले सेल को एक सिक्वेंशियल इवेंट करनी पड़ती है, जिसके अंदर सेल अपने आप को ग्रो कराता है, सेल अपना डीएनए डुप्लीकेट करता है, और सेल अपने अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सब ऑर्गेनेल्स को डबल करता है। उसके बाद सेल जाके डिवाइड करता है। यही पढ़ा था हम लोगों ने। इसका छोटा सा समरी जरा लिख लो। हमने एक चीज यहाँ पे ये सीखी है कि भाई एवरी ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किससे बना है? सेल। ऑर्गेनिज्म डेराइव फ्रॉम सिंगल सेल ना। हर एक ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से डेवलप हुआ है। तो किसी भी, और वो सिंगल सेल क्या थी हमारी? सिंगल सेल इज जाइगोट। जाइगोट है ना, सिंगल सेल हमारी जाइगोट है। तो भाई हर किसी को जाइगोट से बनने के लिए दो इवेंट्स फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले उसको अपनी सेल के अंदर पहले ग्रोथ करानी पड़ेगी, और फिर सेल को डिवाइड कराना पड़ेगा। यही ना। हमने देखा था कि भाई अगर सिर्फ और सिर्फ सेल को डिवाइड करा के चले जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सेल बहुत छोटू सी बच जाएगी। ऐसा नहीं कर, हमें सेल को डिवाइड करने से पहले सेल की प्रॉपर ग्रोथ करानी पड़ेगी, क्योंकि हमें चाहिए जितनी भी मेरी नई सेल्स बने वो सारी की सारी सेम साइज की डेवलप हो। एग्री ना? यस। बताओ, यहाँ तक समझ आ रहा है? इंशा एंड सुमित, आप दोनों ने ज्वाइन किया ना ड्रॉपर बैच से? यस मैम। यस मैम। कहीं पे कोई डाउट आएगा तो पूछते रहना साथ साथ, ठीक है? इसके अलावा तो कोई और नहीं है ना ड्रॉपर बैच वाला यहाँ पे? हाँ, दो ही हैं, इंशा एंड सुमित। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ रहे हैं। आपको इजीली समझ में आ जाएगा जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो सेल ग्रोथ करानी है और फिर सेल डिवीजन कराना है। अब इसके बाद हमने देखा था कि भाई सेल साइकिल क्या होती है। व्हाट इज सेल साइकिल? एक पहले हाँ बोलो तनिष्का। पहले इंटरफेस में जाती है, फिर एम फेस होता है सेल साइकिल में, और ये सीक्वेंस वाइज चलती है। सिक्वेंशियल इवेंट है पहली चीज। सबसे पहले सेल की ग्रोथ होगी, फिर डीएनए सिंथेसिस होगा, फिर सेल डिवाइड करेगा। ऐसे होगा ना। हमने देखा था कि सिक्वेंशियल इवेंट है तो इसके साथ साथ हम इसको कोऑर्डिनेटेड साइकिल भी बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेशन में रन करेगी। ऐसे नहीं कि पहले कोई फेज हो रही है, रैंडमली कोई भी फेज चल रही है अपनी मर्जी से, ऐसे नहीं होगा। कोऑर्डिनेटेड साइकिल होगी ये, और ये जेनेटिकली कंट्रोल होगी। जेनेटिकली कंट्रोल साइकिल होगी, और इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज जो होगा, ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ, उनको ऐड कर लेना। साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होगा। अभी कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या वो समझ में आएगा अभी। एंड डीएनए रेप्लिकेशन occur in fixed state। इसका मतलब ये है, हमने पढ़ा है कि भाई सेल साइकिल के अंदर सबसे पहले इंटरफेज आती है नहीं आती है बच्चों? यस। इंटरफेज के बाद आती है एम फेज। इंटरफेज के अंदर हमने 3 फेजेस पढ़ी थी, कौन कौन सी? G1 फेज पढ़ते हैं हम, S फेज पढ़ते हैं, और G2 फेज पढ़ते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि भाई जितनी भी फेजेस है, चाहे वो G1 हो, S हो, G2 हो, कोई भी फेज हो, सारी फेजेस के अंदर साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज चलता ही चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होना। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एक फिक्स्ड स्टेट में ही होगा। ये नहीं कि जब मर्जी होना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा। आया लाइन समझ में? जेनेटिकली कंट्रोल होगी, कोऑर्डिनेटेड साइकिल होगी, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सारी फेजेस में चलेगा। बट डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ फिक्स स्टेट में होगा। यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, दोबारा बता दो। मैम वो फिक्स स्टेट कौन सी है? बस फेज, इसके अंदर ही तो हुआ था डीएनए सिंथेसिस, डीएनए का बनना। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए डुप्लीकेट होना, डीएनए का डुप्लीकेशन, डीएनए का डबल होना। ओके। वॉइस ब्रेक हुई थी क्या मेरे बीच में?
Yes. नो मैम। समझ आया ना यहाँ तक? इंशा समझ आ रहा है? यस मैम। कोई भी डाउट आएगा पूछ लेना। सृष्टि, खुशबू, खुशबू आपका लीव हो रहा है बार बार। मैम आपने डीएनए सिंथेसिस के जस्ट बिलो क्या लिखा है? डीएनए सिंथेसिस के नीचे लिखा है डिवीजन, तो ज्यादा ही शॉर्ट में लिख दो। डिवीजन कि पहले सेल ग्रोथ होगी, सिंथेसिस होगा, फिर सेल डिवाइड करेगा। अभी ये चीजें हमने पढ़ ली, अब एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर की एक एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की। इसकी एक भी लाइन आप इग्नोर नहीं कर सकते। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से कभी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। चले हम एनसीईआरटी पढ़े? मैम वेटेज क्या है हाँ बोलो बोलो। इस चैप्टर की? मैम में वेटेज क्या है? इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन तो आ ही जाता है। और ये चैप्टर पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये चैप्टर आपका बेसिस बनाता है। यहाँ पे एक बेस बिल्डअप करेगा। इस चैप्टर के अंदर जो चीजें आप पढ़ोगे, आप खुद देखो, इस चैप्टर के अंदर माइटोसिस मियोसिस आप पढ़ोगे, जो आप लोगों ने प्लांट किंगडम में पढ़ा है। आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंजाई में माइटोसिस मियोसिस टर्म पढ़े थे। माइटोसिस मियोसिस ऐसी चीजें हैं जो हर जगह काम आएगी, हर जगह पे काम आएगी। आप 12th क्लास में चले जाओगे, 12th क्लास में रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, पूरा रिप्रोडक्शन में माइटोसिस, जिसको माइटोसिस मियोसिस नहीं आता वो रिप्रोडक्शन चैप्टर समझ ही नहीं सकता है। ये चैप्टर बेसिक बनाता है और इसके साथ साथ इसमें नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आता है। इसलिए चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। सीरियसली बता रही हूँ, एक बार ये चैप्टर आपने पढ़ लिया ना, तो इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने का कभी मन नहीं करेगा। ये लगेगा यार ये तो आता ही है मेरे को चैप्टर। इंटरेस्टिंग भी बहुत ज्यादा है, याद कुछ नहीं रखना है। चले अब देखो एनसीईआरटी देखो। एनसीईआरटी अपनी साथ में लेके बैठो, साथ साथ हाईलाइट करो सबके सब। जैसे मैं हाईलाइट करती हूँ ना यहाँ पे एनसीईआरटी, सेम वे में आप लोगों को करना है। तो हमने देखा कि जो सेल डिवीजन है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। क्योंकि हमें पता है कि भाई अगर सेल डिवीजन एग्जिस्ट ही ना करता तो आज कोई भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर रहा होता। जाइगोट स्टेज तक ही सबकी डेथ हो जाती। जाइगोट से हम इतने बड़े ह्यूमन बींग्स नहीं बन पाते। सेल डिवीजन के टाइम पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ। ये सारे प्रोसेस, ऑल दीज प्रोसेसेस, दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ। इन 3 प्रोसेस की वजह से ही हर एक ऑर्गेनिज्म आज अर्थ पे सर्वाइव कर पाता है। हेंस हैव टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। फर्स्ट पॉइंट लिखवा दिया था कि जो सेल साइकिल एक सिक्वेंशियल इवेंट है, कोऑर्डिनेटेड वे में चलना है। कि भाई अगर मैंने पहले बोल दिया कि पहले सेल की ग्रोथ होगी तो ग्रोथ ही होगी पहले, फिर डीएनए रेप्लिकेशन होगा, फिर सेल डिवाइड करेगा। एक करेक्ट सीक्वेंस में हमेशा ये रन करना चाहिए टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटेक्ट जीनोम। अब बच्चे क्या करते हैं, एक बार रीडिंग करता है छोड़ देते हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो लाइन लिखी हुई है ना, यहाँ से असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन बन सकता है। असर्शन में ये दे देंगे सेल साइकिल इज अ कोऑर्डिनेटेड वे, सेल साइकिल इज अ कोऑर्डिनेटेड साइकिल। और रीजन में लिख देंगे सेल कोऑर्डिनेटेड वे का क्या, कोऑर्डिनेटेड क्यों होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड जस्ट बिकॉज टू इंश्योर द करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोजेनी सेल। अब अगर जिसने एनसीईआरटी की लाइन अच्छे से पढ़ी होगी उसको तो पता होगा कि हाँ यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट है, कंटेनिंग इंटेक्ट जीनोम। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि कोऑर्डिनेटेड वे क्यों होनी चाहिए। यहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चन बहुत इजीली बनेगा। तो एक एक लाइन एक एक वर्ड बहुत अच्छे से समझना है यहाँ पे। ये तनिष्का मैम इंटैक्ट जीनोम्स का मतलब? वो बताते, देखो पहले देखो इतना कोऑर्डिनेटेड वे क्यों होना चाहिए, टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन, कि भाई जो सेल डिवीजन है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। और जो नई प्रोजेनी समझते हो, नई बनने वाली सेल्स, डॉटर सेल्स, उनके अंदर इंटेक्ट जीनोम, जीनोम का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल, कि भाई जो जेनेटिक मटेरियल हमारे पास पेरेंट सेल में था
उसी टाइप का, उसी सेम वे में जो जेनेटिक मटेरियल वो हमारी डॉटर सेल्स के अंदर भी होना चाहिए, प्रोजेनी सेल्स के अंदर भी होना चाहिए। इंटेक्ट, इंटेक्ट का मतलब होता है प्रॉपर अमाउंट में, जीनोम का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, बताओ आया समझ में? क्लियर? आया। फिर आगे बोलते हैं द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम। वो इवेंट जिसमें सेल अपना जीनोम, जीनोम मतलब जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, ठीक है। वो सीक्वेंस, वो इवेंट, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट मतलब डबल करता है अपना जेनेटिक मटेरियल, या फिर सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, सेल के बाकी दूसरे जो ऑर्गेनेलीज है उनको बनाता है, और फिर इवेंचुअली दो डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है। इसी पूरी सीक्वेंस को, इसी इन डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को हम बोलते हैं आपका सेल साइकिल। जो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था सिक्वेंशियल इवेंट है, कोऑर्डिनेटेड साइकिल है, ये समझ में आ गया? सिक्वेंशियल इवेंट है। फिर इसके बाद बोलते हैं ऑल्दो सेल ग्रोथ, अगर हम बात कर रहे हैं सेल ग्रोथ की, तो ग्रोथ का मतलब होता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक मटेरियल इंक्रीज होना, वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जबकि डीएनए सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेज में होने वाला प्रोसेस है। सुमित, कौन सी स्टेज में होता है डीएनए सिंथेसिस? कौन सी वो स्पेसिफिक स्टेज है जिसमें डीएनए बनेगा? सुमित? एस फेज मैम। यस एग्जैक्टली, एस फेज। एस का मतलब क्या होता है? एस फॉर सिंथेसिस। synthesis phase. ऐसे याद रख सकते हो आप। सिंथेसिस किसका सिंथेसिस होता है? डीएनए का सिंथेसिस होता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, या फिर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, कुछ भी बोल सकते हैं। चलो आगे आ जाओ। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर सेल। फिर हमने जो डीएनए का अमाउंट डबल कराया उसको हम दो अलग अलग न्यूक्लियाई में, मतलब दो सेल बनाने हैं आपको, तो दो न्यूक्लियस बनेंगे ना, तो डॉटर सेल्स बोलते हैं ऐसी दो न्यूक्लियस को डॉटर न्यूक्लियस बोलेंगे। हमें उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कराना है बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे एक सीरीज चलेगी जिसमें हम जो डीएनए हमने डबल कराया उसको 50-50 करके डिवाइड करेंगे। उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्या आपका? कैरियो काइनेसिस। कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। Nucleus और division. काइनेसिस का मतलब डिवीजन। एंड दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल। सारे स्टेप्स लिखवा दिए मैंने आप लोगों को, पॉइंट्स बना बना के। बताओ इंशा, समझ आया? खुशबू, Yes, दिशा, ma'am. अंशिका, चेतना, चेतना, चिंकी। चेतना माइक सही नहीं हुआ आपका अब तक? चेतना, चिंकी, तो बेटा माइक सही करा ना, ऐसे कैसे कब तक चलेगा? आपकी आवाज तो अब तक मेरे को सुनने को नहीं मिली है एक बार भी। क्लास के बाद एक बार मेरे को ना स्क्रीन शेयर करके आप इशू दिखाना। मे बी आपने गूगल मीट की कुछ ऐसी सेटिंग्स की होंगी जिसकी वजह से आपकी आवाज नहीं आती। मंतशा, मनीषा, मीनाक्षी, यस मैम। समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलो। अपनी एनसीईआरटी बुक लेके बैठे हो ना सबके सब? यस मैम। मम्मी Yes, नोट ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. आ गया। अब ये बोलते हैं कि भाई सेल साइकिल के अंदर हमारी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होती हैं। हमारे पास दो फेजेस आती है। सबसे पहले आती है मेरे पास इंटरफेज, फिर आती है एम फेज। इंटरफेज के अंदर तीन फेजेस, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ये जीवन, जीवन से कौन सा आता है? जीवन, JEEVN वाला जीवन, है ना? यस मैम। जितना जितना अच्छा, जितना हेल्दी हम खाएंगे उतना ही अच्छा हमारा जीवन होगा। सेम यहाँ पे है। जितना हेल्दी हम खाना खाएंगे, जितना ज्यादा हम फूड अच्छे से खाएंगे, उतनी ही मेरी जीवन फेज की लाइफ स्पेन होगी। हाँ, रावण वाली मूवी, ठीक है। अब फिर हम लोगों को पता है कि भाई हमारी जो ह्यूमन सेल होती है, ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में कितना टाइम लगता है?
24 आवर लगते हैं, जबकि ईस्ट सेल को डिवाइड होने में कितना टाइम लगता है? 90 मिनट्स लगते हैं। ह्यूमन सेल को या एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल को डिवाइड होने में 24 आवर, ईस्ट को 90 मिनट। याद रहेंगी दोनों चीजें। इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कितना टाइम रिक्वायर्ड है टू डिवाइड अ ईस्ट सेल, पीवाईक्यू में भी है ये क्वेश्चन। फिर आता है नेक्स्ट कि भाई जो हमारी एम फेज होती है, इसमें हमने पढ़ा था कि इंटरफेस, अगर मेरी सेल को डिवाइड होने में 24 आवर लग रहे हैं तो 24 में से 23 आवर तो बेचारा हमारा इंटरफेस ही ले जाता है, और बचता है सिर्फ 1 आवर, वो एम फेज को मिलता है। वो तो वही वाली एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि मम्मी को खाना बनाने में कितना टाइम लगता है? 2 से 3 घंटे लगता है, और हमें खाने में 15 मिनट भी लगती है, 5 मिनट लगती है ना। तो वही है कि भाई सेल पहले आराम से ग्रो करेगा, डीएनए बनवाएगा, प्रोटीन बनवाएगा 23 घंटे लगा के, और उसको 1 घंटे में हम बेचारे को डिवाइड करा के छुट्टी करते हैं। 2 साल की हम नीट की मेहनत करते हैं, 3 घंटे 20 मिनट में वो पूरी मेहनत हमें दिखानी पड़ती है। जिसने मेहनत दिखा दी उसके 2 साल हो गए अच्छे, नहीं तो 2 साल वेस्ट हो गए। होता है ना यही। कितना दुख दर्द है बच्चों के जीवन में। 2 साल की मेहनत 3 घंटे 20 मिनट में दिखानी पड़ती है। 3 घंटे 20 मिनट में सब जज कर लेता है, भाई पढ़ाई की थी नहीं की थी। जिसके अच्छे नंबर आ गए, जिसका 3 घंटे 20 मिनट में दिमाग चल गया, उसको तो सब मोटिवेट करेंगे, सब बोलेंगे भाई तूने तो 2 साल बड़ी मेहनत की थी। और जिसने चाहे 2 साल भाई कितनी भी मेहनत की हो, 3 घंटे 20 मिनट में उसका दिमाग नहीं चला, तो उसको सब क्या ताने देंगे सब, भाई तुमने तो कुछ पढ़ाई नहीं की होगी, कुछ नहीं किया होगा, तभी तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आए। मैम एक बात पूछो पूछो सस्ती। दुख दर्द पीड़ा, भाई बहुत दुख दर्द है। आपसे ज्यादा आप लोगों के टीचर्स को होता है जब बच्चों के मार्क्स नहीं आते। यार पूरा 2-2 साल। मैम साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो, वो भी समझाऊंगी अभी। पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, फिर न्यूक्लियस डिवाइड करता है। साइटोकाइनेसिस, सॉरी उल्टा बोल दिया, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। क्लियर है? यस मैम। चले यहाँ से। अच्छा, आगे यहाँ पे बड़ा होगा ना ये सृष्टि साइटोकाइनेसिस, यस मैम। अभी यहाँ आएगा है ना। देखो फिर एम फेज एक ऐसी फेज रिप्रेजेंट करता है जिसमें एक्चुअली में मेरा सेल डिवाइड करता है। इसके अंदर मेरा माइटोसिस होता है या फिर मियोसिस हो सकता है। इसके अंदर सक्सेसिव डिफरेंट डिफरेंट फेजेस चलती हैं। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन द 24 एवरेज ड्यूरेशन ऑफ साइल साइकिल ऑफ द ह्यूमन सेल, अ सेल प्रॉपरली लास्ट ओनली एन आवर, कि भाई सेल को डिवाइड करने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। इसका मतलब 95% से ज्यादा टाइम सेल कौन सी फेज में रहता है? इंटरफेज के अंदर रहता है। एम फेज के अंदर क्या होता है? एम फेज के अंदर सेल डिवाइड करता है, तो डिवाइड करने में पहले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। न्यूक्लियस डिवाइड करता है उस प्रोसेस को बोलता है कैरियोकाइनेसिस, फिर जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है उसको बोलता है साइटोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, फिर इंटरफेज आएगी, फिर उसके बाद कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस। यही कहानी पूरी लाइफ चलती रहती है सेल के पास। इंटरफेज को ही हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। हाईलाइट करना इसको अच्छे से कि क्यों रेस्टिंग फेज बोलते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे बच्चे ये सोचते हैं कि भाई सेल ने अभी इतनी मेहनत करके आया है, न्यूक्लियस डिवाइड किया है, साइटोप्लाज्म डिवाइड किया है, तो रेस्टिंग फेज का मतलब होगा कि सेल रेस्ट कर रहा है ना। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम क्यों इसको रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं? क्योंकि रेस्टिंग फेज हम इसको बोल रहे हैं क्योंकि कंपैरेटिवली एम फेज की कंपैरिजन में इंटरफेज में सेल कम मेहनत कर रहा है, 23 घंटे जरूर रह रहा है वहां पे, क्योंकि भाई सेल एक साल में 1 घंटे में इतनी मेहनत कर लेता है कि उसको 23 घंटे का आराम चाहिए ही चाहिए। अब वो सिर्फ आराम नहीं करता, उसमें अपनी ग्रोथ करता रहता है, अपना प्रोटीन सिंथेसिस करता रहता है, अपना डीएनए सिंथेसिस करता रहता है। एक बार दोबारा बोलोगे, समझ नहीं आया। इसका मतलब ये है, ये बोल रहा है कि भाई जो इंटरफेज है ना उसको रेस्टिंग फेज भी बोलता है। रेस्टिंग फेज का मतलब क्या? वो फेज जिसमें रेस्ट करता है ना। तो अब ये बोलते हैं कि भाई रेस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं हम इसको? रेस्टिंग फेज हम इसमें बोलते हैं क्योंकि यही वो टाइम पीरियड है जिसमें सेल अपने आप को नेक्स्ट डिवीजन में जाने के लिए प्रिपेयर करेगा। अब नेक्स्ट डिवीजन दोबारा से डिवाइड होने के लिए सेल को फिर से ग्रोथ करानी पड़ेगी, फिर से डीएनए सिंथेसिस करना पड़ेगा, फिर से प्रोटीन सिंथेसिस करना पड़ेगा।
करना पड़ेगा ना ये सारी चीजें, तब जाके वो डिवाइड करेगा। तो इसलिए इंटरफेज, इंटर का मतलब होता है बीच में, इंटरफेज इज द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिविजन्स ना, दो सक्सेसिव सेल डिविजन्स के बीच ये फेज। रुको बना के दिखाती, ये देखो, ये मेरे पास सेल है, नहीं पहले ग्रोथ दिखाओ उसकी। सेल ने ग्रोथ किया अपना, डीएनए सिंथेसिस किया, सब कुछ किया, और फिर ये बन गया, और फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास डिवीजन है ना, दिस इज डिवीजन और नॉट। Yes, फिर ये जो दो डॉटर सेल्स बनी, ये फिर से ग्रो करेंगी और फिर से डिवाइड करेंगी। दिस इज अगेन डिवीजन, है डिवीजन। डिवीजन मतलब एम फेज, दिस इज अगेन एम फेज। ये बीच में क्या है? फेज बिटवीन टू Interphase. सक्सेसिव एम फेज, फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज इज नोन एज Interphase. इसी इंटरफेज में तो सेल ग्रो करेगा, डीएनए सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, सारी चीजें करेगा, तभी तो डिवाइड करेगा। तो इसीलिए इंटरफेज इज आल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज, इट इज द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। बोलो शगुन, शगुन कुछ बोल रहे थे आप? मैम वो गलती से माइक ऑन कोई बात नहीं, आपको कोई डाउट है? मैम अभी आप एस फेज के बारे में बता रहे थे, तो हम पैकेज में एक क्वेश्चन था कि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? बैक्टीरिया के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? बैक्टीरिया क्या है एक हमारा? बैक्टीरिया से प्रोकैरियोट है, तो प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन उसके, बिकॉज प्रोकैरियोट है, तो प्रोकैरियोट है, कोई प्रॉपर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, सब कुछ प्रोसेस कहाँ पे है? सारा का सारा साइटोप्लाज्म के अंदर चल रहा है, तो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर उसका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में जब वो प्रेजेंट रहता है। मैम उसमें ना ऑप्शंस कुछ ऐसे दे रखे थे, प्रायर टू सेल डिवीजन, प्रायर टू ट्रांसलेशन, ऐसे करके प्रायर टू सेल डिवीजन, ये भी क्वेश्चन में कराऊंगी, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। ओके मैम। यहाँ तक बताओ, इंटरफेस की डेफिनेशन समझ में आई कि हम इसको द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिविजन्स क्यों बोलते हैं? Yes, ma'am. चलो, ये हो गया हमारे पास, कैरियोकाइनेसिस आ गया। फिर हमने बताया था कि भाई हमारी जो इंटरफेस होती है उसके अंदर तीन फेजेस आती है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज का लाइफ स्पेन कितना होता है? 8 से 12 घंटे। S फेज 6 से 6 to 8 hours, G2 3 to 4 3 hours. से 4 आवर्स। G1 फेज के अंदर सेल सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? अपनी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ाता है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को बढ़ाएगा, ग्रोथ कराएगा। सबसे ज्यादा टाइम सेल कौन सी फेज में स्पेंड करेगा? G1 के अंदर सबसे ज्यादा स्पेंड कर रहा है, 8 से 12 घंटे इसके अंदर रह रहा है। तो कोई भी अगर सेल के अंदर डैमेज आया, डीएनए के अंदर कोई भी डैमेज आया, उस रिपेयर को भी कौन सी फेज में कराना है मुझे? G1 में। G1 को ही हमने मोस्ट वेरिएबल फेज कंसीडर किया था। यस क्यों वेरिएबल फेज कंसीडर करते हैं? बिकॉज G1 फेज ऐसी फेज होती है जो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करती है। यहाँ पे आपको ग्रोथ करानी है, अगर आप प्रॉपरली फूड नहीं लेंगे, प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, तो आपकी सेल कहाँ से ग्रो कर जाएगी? नहीं ग्रो करेगी, क्योंकि G1 फेज एक ऐसी फेज है जो आपकी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपकी जो फेज है वो 11 घंटे 12 घंटे की भी होगी। जिसकी डाइट बिल्कुल अच्छी नहीं है उसकी फेज 8 घंटे की भी हो सकती है। वेरिएबल होगी ना, डिपेंड करेगा आप अच्छे से खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं। एस फेज के अंदर क्या था? एस फेज के अंदर हमारा डीएनए सिंथेसिस होगा, मतलब डीएनए का अमाउंट डबल होगा, डीएनए कंटेंट गेट डबल। क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होता है? नो मैम Oh, ma'am. देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सिर्फ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। मतलब अगर मेरे पास अमाउंट ऑफ डीएनए 2C है तो 2C से कितना हो जाता है? 4C 4C हो जाता है। यही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जल्दी से इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? G1 फेज क्या बताता है? इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब माइटोसिस फिनिश हुआ होगा, सेल डिवीजन फिनिश होगा, डिवीजन के बाद डायरेक्ट इंटरफेज स्टार्ट होगा ना, डिवीजन के बाद एकदम से इंटरफेज। इंटरफेज की सबसे पहले कौन सी फेज आएगी? G1 फेज आएगी। तो
हम बोल सकते हैं माइटोसिस के जस्ट बाद जीवन फेज आएगी, है ना। फिर और जीवन से के बाद कौन सी फेज आएगी? एस फेज। तो जीवन फेज किसके बीच की फेज हो गई? माइटोसिस और एस फेज के बीच की फेज हो गई या नहीं होगी? जीवन फेज के अंदर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, अपनी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ करता रहता है, क्या कभी भी डीएनए रेप्लिकेट करता है? नहीं करेगा। डीएनए रेप्लिकेट सिर्फ और सिर्फ एस फेज में होगा। एसओ सिंथेसिस फेज मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच सेल डिवीजन और रेप्लिकेशन अकर्स। इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल। इनिशियल अगर अमाउंट 2C है तो एस फेज में आते ही 4C हो जाएगा। देर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आता। अगर क्रोमोसोम नंबर 2n है पहले तो एंड में भी 2n ही रहेंगे। जितने क्रोमोसोम नंबर एज इट इज सेम रहेंगे। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस। एनिमल सेल्स के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन और न्यूक्लियस के अंदर ही हो जाता है। अब डीएनए का नंबर कब डबल होते हैं? क्रोमोसोम नंबर कभी डबल नहीं होते, हाफ हो सकता है मियोसिस के टाइम पे, डबल कभी नहीं होते। और मैम इनिशिएशन मतलब? इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआत होना, स्टार्टिंग, ओके। इनिशिएट करना, शुरू होना, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर ही बोल रहे हैं, हमने पढ़ा था इस फेज के अंदर हम डीएनए डबल कराएंगे। डीएनए को पैक कराने के लिए हिस्टोन प्रोटीन चाहिए, हिस्टोन प्रोटीन भी बनवाएंगे हम इस फेज के अंदर ही। और डिवीजन करने के लिए सेंट्रियोल की रिक्वायरमेंट थी, सेंट्रियोल का अमाउंट भी एस फेज में डबल करा रहे थे। यस मैम। वही लिखा है इन्होंने। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे बिगिन होगा? न्यूक्लियस के अंदर ही। सेंट्रियोल का अमाउंट कहाँ पे डुप्लीकेट कराएंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर। देखो ध्यान से देखना, एस फेज चल रहा है, सेल एस फेज में है, डीएनए डबल तो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, और सेंट्रियोल कहाँ पे बन रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर। सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म के अंदर डुप्लीकेट हो रहा है। और G2 फेज में क्या करता है? G2 फेज में प्रोटीन बनवाता है। प्रोटीन are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continue। cell growth चलती रहती है। डन? यस मैम। आ जाओ। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। मैम जैसे हम कहते हैं कि जीवन फेज में हमारा आरएनए रेप्लिकेशन होता है, बट अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो जनरली डीएनए से ही तो आरएनए बनता है ना। तो जब तक डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा तो आरएनए कैसे बन रहा है जीवन में पहले एस फेज से? जीवन में कौन बोलता है आरएनए रेप्लिकेट करता है? जीवन में ही तो करता है आरएनए का सिंथेसिस। आरएनए नहीं करता, डीएनए। डीएनए करता है बेटा। डीएनए तो एस फेज में सिंथेसाइज हो रहा है ना, और जीवन फेज में हम लिखते हैं कि आरएनए का सिंथेसिस होता है। अगर हम बात करें जीवन में आरएनए सिंथेसिस हो रहा है तो हम आरएनए सिंथेसिस हो रहा है वहां पे बोल सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट प्रोसेस है उसके अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है। और मेनली क्या होता है, आरएनए हमारे पास 3 टाइप के होता है, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। अलग अलग लोकेशंस पे होते हैं वो, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, उस न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए बनता है। मतलब मेन न्यूक्लियोलस के अंदर जेनेटिक आरएनए, मटेरियल वाला, मेन जो जिससे जेनेटिक, मतलब हाँ एग्जैक्टली, जो मेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, डीएनए आपका स्पेस के अंदर ही होता है। ओके मैम। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। Some cells in the adult animal do not appear to exhibit division, एग्जाम्पल हर्ट सेल्स। ये बोल रहे हैं कि एनिमल्स के अंदर कुछ ऐसी सेल्स हैं जो कभी डिवाइड नहीं करती, जैसे हमारा हर्ट सेल्स, हर्ट सेल कभी डिवाइड नहीं करती। इसके अलावा हमारी नर्व सेल्स भी होती हैं, सुना है? यस। अब ये सेल डिवाइड नहीं करती, क्यों नहीं डिवाइड करती? क्योंकि डिवीजन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली होती है जिसको हम बोलते हैं आपका सेंट्रियोल। इनके पास सेंट्रियोल नहीं होता। और याद रखना, अगर सपोज क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मेरे पास एक सेल है, वो मजे से सेल डिवीजन कर रही थी, उसके अंदर से आपने सेंट्रियोल निकाल दिया, या ड्यू टू एनी रीजन उसके सेंट्रियोल के अंदर कुछ डिसफंक्शनिंग आ गया, तो क्या वो सेल डिवाइड करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि सेंट्रियोल इज द ओनली सेल ऑर्गेनली विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। अगर किसी के अंदर सेंट्रियोल नहीं होगा तो वहां पे सेल डिवीजन भी नहीं हो पाएगा। मैंने चैप्टर इसमें बताया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस अनिष्का। मैम मतलब जब हम छोटे थे तब जितना बड़ा हमारा हार्ट तब भी उतना ही बड़ा है, वो डिवाइड नहीं कर रहा। Exactly, वो डिवाइड नहीं करता। एम्ब्रियोनिक स्टेज में हार्ट डिवाइड करता है, आफ्टर मतलब बर्थ होने के बाद हमारा डिवीजन रुक जाता है। ओके मैम। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी ग्लैंड है, जैसे जैसे हम बढ़ते रहते हैं उस ग्लैंड का साइज छोटा होता जाता है। ड्रॉपर वाले बच्चे नहीं बताएंगे,
मैम थाइमस। वेरी गुड, थाइमस। थाइमस ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल किसमें होता है? ये तक अभी इसी पॉइंट पे मैं आने वाली थी आपके। थाइमस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? इम्यून सिस्टम के लिए। टी सेल्स को मैच्योर करवाने के लिए। हाँ, टी सेल्स। टी सेल्स किसकी लिए? इम्यूनिटी तो बनाती है वो हमारा। तुम टी सेल्स आगे पढ़ाऊंगी आपको इसलिए T इसके cells। साथ मैम इम्यून जो है वो वीक होता चला जाता है हाँ, time एज के साथ साथ इम्यून सिस्टम वीक होता चला जाता है। ओल्ड एज वाले लोगों को बहुत जल्दी बीमारियां क्यों लग जाती हैं? क्योंकि उनका क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता चला जाता है। और उनका इम्यून सिस्टम वीक क्यों होता है? क्योंकि उनकी एज तक आते आते थाइमस ग्लैंड बहुत छोटी हो जाती है। यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दक्ष ने पूछा, बहुत सही क्वेश्चन उन्होंने पूछा। हमने जब आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर वहां पे बताया था कि प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, बताया था ना? यस तो अब मैंने अभी यहाँ पे बोला कि भाई अगर सेंट्रियोल नहीं होगा तो हमारा सेल डिवाइड ही नहीं करेगा। तो क्या प्लांट सेल्स डिवाइड नहीं करते? करते हैं मैम। हम उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं होगी ना सेंट्रियोल्स की। मैम उसमें मेरिस्टेमेटिक होता है ना, टिश्यू वो रिस्पॉन्सिबल होता है। हम उनका कोऑर्डिनेशन डिफरेंट होगा हमसे। और आंसर्स? आपको ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन है कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है। लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि जब प्लांट के पास सेंट्रियोल नहीं है, जैसे हमारी हार्ट सेल नर्व सेल्स के पास सेंट्रियोल नहीं है, वो डिवाइड नहीं कर पा रही है। प्लांट्स के पास भी तो सेंट्रियोल नहीं है, तो वो कैसे डिवाइड कर जा रही है? साइटोकाइनेसिस तो बाद की बात है, पहले तो कैरियोकाइनेसिस होगा ना। और कैरियोकाइनेसिस के लिए तो सेंट्रियोल चाहिए, फिर कैसे आएगा? उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं होगी सेंट्रियोल्स की। ये भी हो सकता है। मैम सेंट्रियोल की रिप्लेसमेंट होती होगी। देखो, इसका आंसर आप लोगों को समझ में आएगा। स्पाइनल फाइबर ट्यूबुलिन, कुछ कुछ सही बोल रहे हो आप अक्कू। जो ये सेंट्रियोल होता है ना, इनका काम होता है ये अपने अंदर से स्पाइनल फाइबर्स रिलीज करता है। स्पाइनल फाइबर्स। और इन स्पाइनल फाइबर्स का काम होता है क्रोमोसोम्स को स्प्लिट कराना। क्रोमोसोम्स को स्प्लिट कराने का मतलब ये होता है क्रोमोसोम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करा देते हैं। कैसे? सपोज ये मेरे पास क्रोमोसोम है, ठीक है, और क्रोमोसोम के सेंटर में होता है सेंट्रोमियर। आगे पढ़ाऊंगी ये पूरा प्रोसेस। ऐसे आके स्पाइनल फाइबर इससे अटैच हो जाता है। ये स्पाइनल फाइबर इसको इधर की साइड खींचेगा, ये इसको इधर की साइड खींचेगा। तो क्या होगा इस बेचारे क्रोमोसोम के साथ? बीच में से टूट जाएगा ना ये, यस ऐसे टूट जाएगा ये। तो सिर्फ ये काम है इन सेंट्रियोल का। ये टूट गया, और ये हम तोड़ना क्यों चाहते हैं? इसके पीछे का मैकेनिज्म भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। क्योंकि अगर सपोज करते हैं मेरे पास ये एक सेल है, इसके अंदर है क्रोमोसोम 46, मेरे को इसके अंदर डिवीजन कराना है, तो इससे बनने वाली दो डॉटर सेल्स के अंदर भी तो मेरे को चाहिएगा ना कि 46 ही क्रोमोसोम आए, यस है ना? 46 ही मेरे को चाहिएगा। तो मेरे को क्या कराना पड़ेगा? क्रोमोसोम को बीच में से के देना पड़ेगा। 46 क्रोमोसोम को तोड़ तोड़ के, तभी तो 46 जाएंगे दोनों के पास। मुझे क्या करना पड़ता है? एनिमल्स के अंदर सेंट्रियोल्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो स्पाइनल फाइबर बनवाएंगे। स्पाइनल फाइबर क्रोमोसोम्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, सेपरेट करा करा के, इसलिए मेरे को चाहिए। एनिमल्स के अंदर क्या होता है? एनिमल्स के अंदर उनके न्यूक्लियस के चारों तरफ स्पाइनल फाइबर प्रेजेंट रहते हैं। इनके पास सेंट्रियोल नहीं है, लेकिन इनके न्यूक्लियस के चारों तरफ स्पाइनल फाइबर्स है। वो स्पाइनल फाइबर इनके क्रोमोसोम को डिवाइड कराने में हेल्प कर देता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि बाय चांस प्लांट्स के अंदर ये स्पाइनल फाइबर काम ना करे, तब भी प्लांट के अंदर कोई डिस्फंक्शन नहीं आएगी। क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जरूरी नहीं होता कि हमको क्रोमोसोम नंबर
सेम ही रखे। वहां पे क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो बहुत ज्यादा भी बढ़ जाता है, 2n से 4n भी बन जाता है, 6n भी बन जाता है। इतनी इतनी कंडीशन भी देखी जा सकती है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर पॉलीप्लॉइड कंडीशन हम इसको बोलते हैं। प्लांट के अंदर जैसे ह्यूमंस के अंदर आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं, ट्रांसजेंडर बन जाता है अगर हल्का सा भी क्रोमोसोम नंबर में चेंज आ जाए तो। प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, इसलिए प्लांट्स के अंदर प्रॉपर सेंट्रियोल की रिक्वायरमेंट नहीं है। बोलो लक्ष्य से ऐसा क्यों नहीं होता? क्या क्यों नहीं होता मतलब? दोबारा बोलो तनिष्का क्वेश्चन अच्छे से। मैम जैसे कि हमारे अंदर 2n की रिक्वायरमेंट होती है कि 2n ही होना चाहिए, ऐसा प्लांट्स में क्यों नहीं होता? ऐसा प्लांट्स के अंदर नहीं होता क्योंकि प्लांट्स के अंदर पॉलीप्लॉइड कंडीशन भी एग्जिस्ट करती है। हमारे अंदर क्यों नहीं करती एग्जिस्ट? हमारे अंदर नहीं करती। हमारे अंदर अगर एग्जिस्ट करने लगे हमारे बहुत सारे डिसऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं। ये नेचुरल फेनोमेनन है, हमारे अंदर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं प्लांट्स के आपने अंदर। बताया कि नहीं, गर्ल्स सेल डिवाइड नहीं करते, तो हार्ट का जो साइज रहता है वो सेम रहता है। हार्ट का मैम बचपन साइज से बड़े सेम रहता है। एग्जैक्टली तो मैम बचपन में कुछ छोटा नहीं होगा? नहीं होगा, अच्छा मैम, हार्ट का साइज सेम रहेगा। ओके मैम। क्रोमोसोम बढ़ते कैसे हैं? क्रोमोसोम बढ़ते कैसे हैं, ये क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा टॉपिक आगे चला जाएगा। क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ता कभी भी। क्रोमोसोम जैसे होता है ना, एक सेल के पास 23 क्रोमोसोम है, दूसरे के पास भी 23 है, वो दो सेल्स फ्यूज करेंगे तो 23 करके 46 हो जाता है। फिर उस 46 वाली सेल को आप डिवाइड कराओगे, 23 डिवाइड हो जाता है। या फिर दो 46 वाली अगर आपस में कंबाइन हो जाए तो अमाउंट डबल हो जाता है। ऐसे क्रोमोसोम नंबर बढ़ता है। क्रोमोसोम ऐड नहीं होता, ये डिवीजन के टाइम पे डिसफंक्शनिंग होती है बस, कि अगर प्रॉपरली डिवाइड ना हो पाए। हमारे रिस्ट की साइज इतना ही है ना, साइज हाथ ऐसे बंद करो, इतना साइज होता है। बस इतना सा? हाँ, हमारा हार्ट हम तो दिखता है बचपन में तो हमें हाथ लेफ्ट में, हमारी हार्ट रिस्ट हमारा छोटी लेफ्ट होगी। में और राइट में। हाँ बोलो सस्या मैम बोलो। बचपन में तो हमारे रिस्ट छोटी होगी, बड़े में तो बड़ी होगी ना। हाथ या फिर हार्ट? मैम हाँ तो रिस्ट, हाँ ऑब्वियसली रिस्ट जो होता है हमारा वो थोड़ा टाइम पे थोड़ा छोटा होता है, लेकिन हार्ट की सेल्स डिवाइड नहीं करती, बट थोड़ा सा उसके अंदर ग्रोथ हो जाती है, ऐसे समझ सकते हैं आप। थोड़ी ग्रोथ हो जाती है बट वो नहीं होती, सेल्स नहीं डिवाइड करती उसकी। मैम फिर इतने छोटी सी बॉडी में बच्चे की इतना बड़ा हार्ट कैसे आ जाएगा? बाकी ऑर्गन कहाँ जाएंगे? इतना बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है वो, उसका थोड़ा छोटा हो जाता है। हम जब बड़े होते हैं वो सिर्फ साइज बढ़ जाता है, थोड़ा सा हल्का सा साइज बढ़ता है, ज्यादा नहीं बढ़ता है। पर बचपन से बड़े में तो हमारे हाथ बहुत बढ़ जाते, तो हर्ट नहीं बढ़ता होगा। अरे वो बोला जाता है नॉर्मली कि रिस्ट के साइज के जितना होता है, छोटे बच्चे को तो बहुत ज्यादा छोटा होगा, इतना छोटा हार्ट थोड़ा ही ना होता है, उतना भी छोटा नहीं होता कि छोटे बच्चे की आप हाथ पकड़ के देखो कि भाई इसका हार्ट इतना ही होगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा मैम। चलो ये आ गया हमको समझ में। ये क्वेश्चन हमारा राइज हुआ सेंट्रोल से। अब इसके बाद आती है कुछ कंडीशन। मैम ये ये लिखना था? कौन सा, ये वाला पार्ट? जितना Yes. समझ में आए ना, मतलब जो सीखा आपने वो लिख लो। जस्ट टेक 2 मिनट्स एंड जितना सीखा वो लिख लो, चाहे एक्स्ट्रा सीखो या फालतू का सीखो, कुछ भी सीखो वो लिख लो। तो क्योंकि अब याद रहेगा, 12th क्लास में आके जब इस चैप्टर को वापस से पढ़ोगे नहीं याद रहेगा। इवन 12th क्या भाई, 1 महीने में भूल जाओगे आप लोग तो। एंड ट्राई किया करो, साथ साथ भी लिखते रहा करो। मैम ये जो आपने एग्जांपल दिया था ना खाने वाला, तो मैम मेरे को पूछना है कि आप सच में 5 मिनट में खाना खा लेते हो मैम, या फिर सिर्फ एग्जांपल है? 5 मिनट खाने वाला? यस मैम। खाने में 10 मिनट लगती है, उससे ज्यादा नहीं लगती। और मेरे को तो ना हैबिट है, मेरे को सामने फोन चला के बैठ जाती हूँ मैं। मतलब वैसे तो पूरा दिन टाइम नहीं मिलता टीवी वगैरह देखने का कुछ भी, बट हाँ खाना खाते टाइम मेरे को हाँ सामने फोन चाहिए होता है। उसमें टाइम लग जाता है थोड़ा, आधा घंटा भी लगा देता है,
ज्यादा मैं नहीं। ये सोच रही थी कि 5 मिनट में कौन खाना खा लेता है। नहीं नहीं, वो तनिष्का ने बोला था 5 मिनट, मैंने नहीं बोला था। मैम मैं तो 5 मिनट में ही खा लेती हूँ। फिर तो तनिष्का बहुत टाइम बचाती है भाई, मेरे को तो मैम फिर ये खाती 15 कितना मिनट, होंगी? 15 मिनट तो मैं लगाती हूँ। मैम खाती कितना होंगी फिर 5 मिनट में खा लेती हैं तो? अरे जितना मम्मी देती है उतना खाना पड़ता है ना, कम तो खा नहीं सकते, डांट पड़ेगी। चलो एक क्वेश्चन करो, ये नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो अभी अक्कू ने पूछा। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स, डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया के अंदर कहाँ पे होता है? ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन है आपका ड्यूरिंग एस फेज, न्यूक्लियोलस, प्रायर टू fission, just before transcription. आंसर बताओ इसका क्या होगा? ए ऑप्शन। देखो देखो, लक्ष्य ने कितना जल्दी जल्दी सी लिखा। अभी मैं आप लोगों से पूछने लग जाऊं भाई, इसका आंसर डीएनए एप्लीकेशन तो मैंने अभी आपको बताया इस फेज में होता है, प्रायर टू फ्यूजन क्यों बता रहे हो? यस मैम, ए ऑप्शन ही होना चाहिए। मैम चैप्टर 2 में पढ़ा था कि किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं जो कि फिजन के जरिए रिप्रोड्यूस होते हैं। लेकिन यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे, डीएनए एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। बट मैम इवेंचुअली सेल डिवीजन ही हो रहा ना। डीएनए एप्लीकेशन और सेल डिवीजन थोड़े अलग अलग कहानी है। लॉजिक तुक्के मत लगाओ, लॉजिक पे आओ। देखो बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है, कैरियोटिक सेल। ठीक है, हम आपने जब एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी होगी तो एक वर्ड पे ध्यान दिया होगा, देखो दिखाती हूँ, आ जाओ जरा। अरे ऊपर हो जाओ भाई। ये देखो, यूकैरियोटिक सेल की बात की थी इन्होंने कि भाई सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही हर एक इवेंट कराने के लिए अलग अलग स्टेजेस होती हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर ऐसा नहीं होता, प्रोकैरियोटिक के अंदर कोई फेजेस नहीं होती। प्रोकैरियोटिक के अंदर ना G1 ना S ना G2 कोई फेज नहीं होती। उनके अंदर भाई सिर्फ और सिर्फ डिवीजन होता है, और जो भी उनको डिवीजन से पहले कुछ भी करना हो सब कुछ डिवीजन से पहले कर लेंगे। फेज नहीं है उसको करने के लिए कुछ भी। कुछ भी पूछ ले आपसे कि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कब होगी, सबने लिख देना डिवीजन से पहले। प्रोटीन कब बनवाएगा, डिवीजन से पहले। डीएनए एप्लीकेशन कब करेगा, डिवीजन से पहले। ना तो जगह आपसे पूछेगा ना कुछ पूछेगा, पूछेगा कब कराएगा, ट्राई टू फ्यूजन। आया समझ? तो यहाँ पे ये लिखना, प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव, है डिफरेंस आपके लॉजिक में और मेरे लॉजिक में? प्रॉपर स्टेजेस और फेजेस लाइक यूकैरियोटिक सेल। आया समझ? यस मैम। यस मैम। मैम 2 मिनट रुक जाओ बस। शॉर्टकट में जो बनेगा मैम तो फिर इसका आंसर क्या सी होगा? That's your reason. Done?
दिशा ने लिखा मैम नहीं आया समझ, दिशा समझ नहीं आया ये वाला कि क्यों प्रायर टू फ्यूजन हुआ? नो मैम दिशा? नहीं आया। देखो बेटा, हमने बोला है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर हर एक काम करने के लिए अलग अलग फेजेस होंगे, कि अगर आपसे कोई पूछे यूकैरियोटिक सेल का डीएनए रेप्लिकेशन कब होगा तो आप बोलोगे एस फेज में। सेल ग्रोथ कब होगी? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मैक्सिमम G1 में होगी। प्रोटीन सिंथेसिस कब होगा? G2 में होगा। ये तो कहानी है यूकैरियोटिक सेल की, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में के पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता नहीं है, नहीं होता ना दिशा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उनके पास, तो उनके अंदर कोई फेजेस नहीं पाए जाएंगी, कोई फेजेस नहीं होगी, ना तो G1 होगी, ना S होगी, ना G2 होगी। उनके अंदर सेल डिवाइड करता है, डिवीजन जो होता है नॉर्मल बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, प्रॉपर साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस भी नहीं देखा जाता। ये सिंपली टर्म्स में देख लो कि फेजेस नहीं होती उनके अंदर जैसे कि यूकैरियोट्स के अंदर होता है। तो आपसे बैक्टीरिया में कुछ भी कहानी पूछ ले तो सब कुछ ये लिखना है कि भाई उनके बाइनरी फिजन, फिजन होने से पहले, प्रायर का मतलब होता है पहले, फिजन से पहले सारा काम होगा। डीएनए रेप्लिकेशन की जगह ग्रोथ पूछ लेते, ग्रोथ इन बैक्टीरिया कर प्रायर टू फ्यूजन, प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया कर प्रायर टू फ्यूजन। ए ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि एस फेज तो होती ही नहीं है प्रोकैरियोटिक के अंदर विद इन न्यूक्लियोलस, भाई न्यूक्लियोलस होता ही नहीं है इनके अंदर। डी जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, तो भाई इनके अंदर कोई ऐसी, इन्होंने पूछा डीएनए रेप्लिकेशन जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से पहले नहीं होगा इनके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन, फिजन से पहले होगा। फिजन मतलब बाइनरी फिजन। ये क्या चल रहा है आप लोगों का चैट सेक्शन में? भाई पढ़ाई में ध्यान लगाना है नहीं लगाना है? लक्ष्य एंड आयुष, अगर आप चैट सेक्शन में टाइप कर रहे हो, आप स्क्रीन क्या देख रहे हो फिर? लिखा कुछ? आयुष, लक्ष्य, एक क्वेश्चन करो, एक ग्राफ बनवा रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ फेजेस, यहाँ पे है अमाउंट ऑफ डीएनए। मैम ये आपने लास्ट क्लास में बनवाया था। हाँ, G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड M फेज। यहाँ पे 2C लास्ट क्लास में बनवाया था ना, 4C। यस यस मैम याद है। G1 फेज में कंटेंट है 2C, S फेज में आते आते कितना हो जाएगा? 4C, और G2 तक भी एज इट इज यही रहेगा, और M फेज में आते आते 2C ऑफ हो जाएगा। ग्राफ थोड़ा नीचे लेके आओ, ये था या नहीं था ग्राफ? यस मैम। आपको समझ में आ गया? थैंक यू मैम। नेक्स्ट आते हैं हमारा, बैक्टीरियल सेल डिवाइड एवरी 35 मिनट इफ ए कल्चर कंटेनिंग 5 सेल्स, व्हाट विल द सेल कंसंट्रेशन। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते आपको, इतने ज्यादा कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। इतना हमने सीख लिया ये सारी फेजेस। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग हमारी एम फेज के ऊपर। अच्छा, एक और चीज, हमने लास्ट क्लास में एक इंपॉर्टेंट चीज आई गेस मिस किया था। मेरी सेल ने G1 फेज किया, G1 फेज में सेल ने क्या क्या किया? अपना ग्रोथ कराया, है ना। अब सेल को G1 से निकल के कौन सी फेज में जाना है? एस फेज में जाना है। तो मैंने आप लोगों को कंडीशंस बताई थी कि भाई जो G1 है वो एस फेज में कुछ कंडीशंस पे जाएगा। क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? अगर डीएनए डैमेज हुआ तो वो पहले ठीक होगा, तभी वो एस फेज में एंटर करेगा। एग्जैक्टली, सफिशिएंट फूड होना चाहिए और डीएनए रिपेयर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन, दीज आर नोन एज चेक पॉइंट्स, कि अगर ये चेक पॉइंट हमारा सेल क्लियर कर रहा है तो वो G1 से जाएगा किसमें? एस फेज में। और एक बार सेल एंटर हो गया एस फेज में, वंस सेल एंटर इनटू एस, देन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो वापस G में चला जाए, उसको आगे जाके डिवाइड होना ही होना पड़ेगा। अब सपोज करते हैं कि हमारे सेल के पास सफिशिएंट फूड नहीं है, तो सेल वहीं पे क्या करेगा? सेल बिकम परमानेंट, सेल वहीं पे परमानेंट हो जाएगा। जैसे हमने उसके अंदर पढ़ा था प्लांट टिश्यूज के अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज, वो सारे परमानेंट टिश्यूज यही परमानेंट टिश्यूज हैं। फिर थर्ड ऑप्शन बचता है कि सेल G0 फेज में चला जाए। G0 फेज इज ऑल्सो नोन एज क्वेशेंट फेज।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गारंटेड 100% क्वेश्चन आता ही आता है जी नॉट पे। ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें जी नॉट पे क्वेश्चन ना आया हो। यस लक्ष्य, बोलिए। अच्छा, लक्ष्य बोल के भी तो बता सकते हैं मैम, ये फिर से बता दो एक बार। भाई बहुत बार मैं नहीं देखती चैट सेक्शन। मैंने बोला कि सेल जो है जीवन से निकल के इसमें ही जाना है, क्योंकि सिक्वेंशियल इवेंट है, स्किप नहीं कर सकता। तो जीवन सेल से निकलने के बाद S1 में सिर्फ और सिर्फ वो तब जाएगा, इस स्टेज में सिर्फ तब जाएगा जब उसके 2 चेक पॉइंट्स क्लियर होंगे। पहला सफिशिएंट फूड होना चाहिए, दूसरा उसके डीएनए में कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर ये चेक पॉइंट्स क्लियर होंगे तभी सेल एंटर होगा, अनलेस नहीं होगा। अगर ये चेक पॉइंट्स क्लियर हो गए तो सेल एस में चला जाएगा, डीएनए को डुप्लीकेट कराएगा, फिर G2 में जाएगा, फिर डिवाइड कर जाएगा। लेकिन अगर सफिशिएंट फूड नहीं है या फिर डीएनए के अंदर कोई डैमेज है, तो या तो परमानेंट हो जाएगा वहीं पे, या जी नॉट फेज में चला जाएगा। 2 ऑप्शंस हैं, या तो परमानेंट हो जाए या जी नॉट में चला जाए। ये सृष्टि, मैम अगर इन दोनों चेक पॉइंट्स के अलावा अगर इसमें और कोई भी डिफ्लेक्शन हो तो भी वो एस फेज में नहीं जा पाएगा ना? भी प्रॉब्लम और वैसे और कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, या तो फूड नहीं होगा, डीएनए डैमेज होगा। इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। मैम आपने एक ऐसा भी लिखवाया था कि अगर और कोई भी डिफ्लेक्शन हो तो भी नहीं जा पाएगा, तो एक बार भी हाँ confirm कर एग्जैक्टली। और कोई देखो ऐसा हो सकता है कि सेल की अगर प्रॉपर ग्रोथ ना हुई हो तो ये हो सकता है ना। कोई भी डिसफंक्शनिंग होगी, नहीं जाएगा वो एस फेज में। एस फेज एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद सोचो कि भाई अगर सेल के अंदर डिसफंक्शनिंग है, वो एस में चला गया, और एस में जाने के बाद उसके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, तो फिर वो आगे जाके डिवाइड करके 2 नई सेल बनाएगा। तो जो नई सेल बनेंगी वो भी तो डिसफंक्शनिंग वाली बनेंगी, है ना। और हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी नहीं चाहती कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डैमेज सेल बने, इसलिए उसको पहले रोक दिया जाता है। मैम घर पर बातें कर रहे हैं सारे, इसलिए माइक नहीं खोल पा रहा। तो भाई एक ऐसे शांति वाली जगह पे जाके पढ़ाई करो, ऐसे सबकी बातों में तो उनकी बातों में ध्यान होगा तुम्हारा, क्लास में क्या ही फोकस लगा पा रहे होंगे। अब सेल परमानेंट होके क्या करता है, सेल परमानेंट होके क्या करता है, सेल परमानेंट हो जाता है। परमानेंट का मतलब है सेल डिवाइड नहीं करेगा, सेल विल नॉट डिवाइड। और हमने पढ़ा है परमानेंट टिश्यूज क्या करते हैं, अपना एक रोल फिक्स कर लेते हैं, फंक्शन परफॉर्म करता है ना। डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, है ना। डिवाइड ही करते, रोल फिक्स कर लेंगे, अपना वही रोल परफॉर्म करेंगे, एंड फिर सेल की हो जाएगी क्या, नेचुरल डेथ। सेल की नेचुरल डेथ को पता है क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस। नेचुरल डेथ ऑफ सेल इज नोन एज एपोप्टोसिस। ये तो एक केस हो गया। दूसरे वाले केस में क्या होगा, दूसरे वाले केस में जो सेल होगा वो डिवाइड नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है, नॉट टू डिवाइड। भी नहीं करेगा अपनी, ये क्या करेगा, सेल साइकिल को एग्जिट कर देगा। हमारी बॉडी में ही रहते हैं। एक सेकेंड रुको, इसको फिनिश कर लो फिर लेते हो आपके डाउट। डिवाइड नहीं करेगा, कोई ग्रोथ नहीं करेगा, सेल साइकिल को एग्जिट करके एक क्वेशंट फेज में चला जाएगा, और इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है इसके अंदर। अब अगर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है और मेरी बॉडी के अंदर डिमांड आई नई नई सेल्स की, तो हम क्या करेंगे, वो सारी सेल्स जो जी नॉट फेज में थी उनको बोलेंगे कि भैया प्लीज वापस से आ जाओ सेल साइकिल के अंदर, डिवाइड करना शुरू कर दो। तो डिवाइड करना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब सेल ये डिवाइड नहीं करते, नॉट टू डिवाइड अंटिल आस्क टू डू। जब तक इनको करने के लिए नहीं बोला जाएगा तब तक ये डिवाइड नहीं करेंगे। अब बताओ सृष्टि, आप क्या बोल रहे थे। ये जो डेड सेल्स है हमारी बॉडी में रहते हैं, ये जो डेड सेल्स हैं ये बॉडी में नहीं नहीं, ये बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है, वेस्ट मटेरियल के जैसे रिमूव हो जाता है। सेल को फैगोसाइटोसिस, मैक्रोफेजेस होती है हमारी बॉडी के अंदर,
उस सेल को खा जाती हैं। सेल ऑर्गेनेलिज है जो डेड सेल्स को सबको खा जाती है इकट्ठा कर करके। यस तनिष्का। मैम ये मेटाबॉलिकली एक्टिव वाला पॉइंट एक मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब है कि सेल एक्टिव है, सेल की डेथ नहीं हुई, ये सेल ने अपना मेटाबॉलिज्म लॉस नहीं किया पूरी तरीके से, एक्टिव है सेल। जैसे कि सपोज करें तनिष्का है, तनिष्का को मैंने बोल दिया कि आपको पूरा दिन एक्टिव रहना है, ठीक है, एक्टिव रहना है, तो इट मीन्स अगर सपोज मुझे नीड आई तनिष्का की तो मैं उसको कॉल करूंगी, मैसेज करूंगी और उसको बुला लूंगी, कर सकती हूँ ना ऐसे। लेकिन सपोज हमारे पास सृष्टि है, सृष्टि मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है, मेरे को कभी सृष्टि की जरूरत पड़ी तो मैंने उसको कॉल किया, मैसेज किया, तो वो नहीं आएगी ना फिर वापस से। यस मैम। डिफरेंस हुआ। तो यहाँ पे तनिष्का मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सृष्टि मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है। वो एक्टिव इनएक्टिव, वो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वाला एक्टिव इनएक्टिव सोच लो कि कोई एक्टिव बैठा है, कोई ऑनलाइन बैठा है, मैसेज करोगे रिप्लाई देगा, तो कब तक वो आपको मैसेज नहीं करेगा? अंटिल यू टेक्स्ट देम, जब तक आप उसको मैसेज नहीं करोगे। भाई ये बच्चे जो हमारे डेड सेल्स होते हैं वो तो हमारे जैसे नेल्स हेयर्स इस फॉर्म में बाहर आ जाते हैं ना। नेल्स के फॉर्म में नहीं बाहर आते, नेल्स अलग होता है। मैम जो हमारे नेल्स होते हैं वो भी तो डेड सेल ही होते हैं। वो डेड सेल्स है, लेकिन ये थोड़े ना कि पूरी बॉडी के सेल्स नेल्स की फॉर्म में बाहर आते हैं। हमारी बॉडी के अंदर की कुछ सेल्स होती हैं जो डेड सेल्स को खाने का काम करती हैं सारे। जैसे हमारी आरबीसीज है, आरबीसीज का लाइफ स्पेन 120 डेज का होता है, डेथ होती रहती है। बॉडी के अंदर स्प्लीन होता है, स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, जगह फिक्स है हमारे पूरी बॉडीज के अंदर कि यहाँ पे सारी डेड सेल्स इकट्ठी हो जाएंगी, खा जाएंगी उनको पूरी तरीके से। ओके मैम। कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं छोड़ती है, मैक्रोफेजेस सेल को खा जाएंगे अगर एक बार। ओके मैम। मैम अगर ये चैप्टर अभी कल ही पढ़ा है तो दूसरा टारगेट पढ़ा है मेरा। हाँ ओके, बताओ यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ सृष्टि बोलो। मैम जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स है जैसे वो जीरो फेज में होते हैं, तो जो जिन सेल्स की सृष्टि धीरे 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 थोड़ा सा जो स्लो बोलो। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स है वो जीरो फेज में होते हैं, ठीक है। और जो सेल जिनकी डेथ हो जाती है वो कौन से फेज में होते हैं? सेल जिनकी डेथ हो जाती है तो वो Yes, तो ma'am. फिर एक्टिव है ही नहीं, वो तो उनको तो डेड सेल्स बोलेंगे। मैम वो कौन से फेज में आते हैं? बेटा डेड होने के बाद तो किसी फेज में ही नहीं आएंगी ना। जैसे देखो मैंने आपको जीवन में एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, जीवन फेज में जो सेल होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, ग्रोथ कराता रहता है अपनी। लेकिन जी नॉट फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब है कि भाई सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, सेल का मेटाबॉलिज्म चल रहा है प्रॉपरली, सेल ऑनलाइन है, मैसेज करोगे तो रिप्लाई देगा, आप उसको बोलोगे कि भाई डिवाइड कर दो तो डिवाइड करेगा। सेल बिकम परमानेंट वाले केस में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, सिर्फ डिवाइड करने के लिए मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है। ओके मैम समझ गई। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि भाई आपकी बॉडी, मेटाबॉलिज्म क्या होता है आपका? कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर चल रही है सेल के अंदर, सेलेक्टिव है, ऐसे वाला, ऐसे में समझो। ओके मैम। ये फेज तो सिर्फ सेल डिवाइड करने के लिए, हाँ सिर्फ सेल डिवाइड करने के लिए आएगी। तो इन्होंने जो ये सारी कहानी मैंने आपको बताई है, ये कहानी किधर से आई थी निकल के? ये कहानी आई थी इस पैराग्राफ के यहाँ वाले पॉइंट से निकल के कि भाई सेल जो होता है, जो सेल डिवाइड नहीं करते, वो एक जीवन फेज में, एक इनएक्टिव स्टेज में एंटर हो जाता है। देखो सेल इनएक्टिव स्टेज है बट सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ये याद रखना है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। Cell in this stage remain metabolically active but not longer proliferate. Proliferate का मतलब डिवाइड ग्रोथ कराना, ग्रोथ करना है, डिवाइड करना। unless called on to do so, जब तक हम उसको बोलेंगे नहीं करने के लिए तब तक वो कुछ नहीं करेगा। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे करेगा। एनिमल्स के अंदर माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स। जो माइटोटिक, माइटोसिस जो है ना, ये वाला केस आगे समझ में आएगा, अभी इसको छोड़ दो। जब माइटोसिस मियोसिस पढ़ाऊंगी ना तब समझ में आएगा डिप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड क्या होता है, सारी चीजें देखो आप लोगों को बतानी पड़ेंगी। एक बार साइड की स्लाइड दिखा दो, कौन सी वाली स्लाइड की, साइड की दिखानी है? पेजेस तो सिर्फ वही वाला ना, 3 साइकिल्स वाला, ये वाला। नोट सबने बना ली ना, साथ के साथ एनसीईआरटी हाईलाइट कर डाली होगी अपनी। Yes, आशीष ma'am. जी कितने दिन का है?
दोबारा बोलो सृष्टि। चैप्टर कितने दिन का है? भाई वो डिपेंड करता है, देखो चैप्टर फिनिश होने के ना 2 दिन में भी फिनिश हो जाएगा, लेकिन कभी कभी होता है ना कि देखो कोई टॉपिक पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हो जाता है, कि कभी कभी ज्यादा डिस्कशन नहीं होता, उस पर डिपेंड करता है चैप्टर। बट इतना है कि मैं चैप्टर उड़ाना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आए, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर चाहे उसमें हमको 4 लेक्चर लगे या 5 लगे, कितने भी लेक्चर लगे हम ले लेंगे, हमारे पास टाइम है, सिलेबस हमारा सही चल रहा है। ओके मैम। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।